हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, निश्चय द डिटर्मिनेशन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। और पहला लेक्चर मैं लेके आ गया हूं थ्योरी ऑफ डिमांड। और हर लेक्चर में मेरे आपको पहले उस टॉपिक के बारे में ब्रीफ समरी दी जाएगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे यहां पर आता है, व्हाट इज द डिमांड। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं वर्ड डिमांड को डिजायर के साथ। पर इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब डिजायर नहीं होता। डिमांड का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी जो एक कस्टमर, जो एक कंज्यूमर विलिंग है और एबल है परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए at different price level, at different possible prices. That is the demand. यानी डिमांड में आपने ध्यान रखना है, नंबर वन, पर्सन इज एबल, भाई खरीदने के लायक भी हो, एंड कैपेबल है, एबल है, विलिंग है, और अलग अलग प्राइसेस पे वो आइटम अवेलेबल है, तो वो खरीदेगा, तो दैट बिकम्स द डिमांड। तो डिमांड के लिए आपने भी याद रखने, इसके अंदर चार एलिमेंट होते हैं। नंबर वन, डिजायर टू हैव समथिंग, सफिशिएंट मनी, ये आपकी एबिलिटी दिखाएगी, कैपेबिलिटी दिखाएगी, विलिंगनेस टू स्पेंड दैट मनी, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो दैट इज माय डियर डिमांड। तो डिमांड को अब डिजायर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। डिमांड का मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटी जो आप एबल है, कैपेबल है और विलिंग है खरीदने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, दैट इज माय डियर डिमांड। अब डिमांड चैप्टर में हमारा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एक फंडामेंटल लॉ है जो हमें बताता है दो वेरिएबल प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कौन कौन से? प्राइस एंड डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। मतलब प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, ये इनवर्स की जगह हम वर्ड नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये कौन बताता है हमें? लॉ ऑफ डिमांड। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें डॉक्टर मार्शल की, उस डेफिनेशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। वो कहते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। पर माइंड वन थिंग, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब क्वेश्चन आता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है? भाई अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब होता है बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और तुम क्या, तो हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अदर थिंग इक्वल का मतलब यह भी होता है सेट्रिसस पैरिबस। सेट्रिसस पैरिबस का मतलब भी यही है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। देखो बच्चे एक बात समझ लो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, अब आपको ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, सब्जेक्टिव नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, और कैसी स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बताता है डायरेक्शन, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। पर प्राइस बढ़ने पर कितना डिमांड गिरी या प्राइस गिरने पर कितना डिमांड बढ़ी, इसके बारे में कोई मेजरमेंट नहीं, कोई आइडिया नहीं, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये कुछ असम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब आपको पता है हमारे इकोनॉमिक्स में जब भी कोई लॉ दिया जाता है, वी टेक सम असम्पशन। असम्पशंस क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारा लॉ अप्लाई होता है। तो यहां पे क्या असम्पशन है? नंबर वन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन टेस्ट हैबिट, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दे शुड बी कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, फैशन टेस्ट हैबिट में कोई चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं होगा, और फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है प्राइस में चेंज की। और फिर
कंट्री में क्या होनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, और जो रिलेटेड गुड है उनकी प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। रिलेटेड गुड कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, भाई उनकी प्राइस में भी कोई चेंज ना आए। तो ये हम assumptions लेते हैं, और इन assumptions को हम दो और वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। पता क्या, अगर मैं बोल देता ना अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसका मतलब यही है कि ये सारे फैक्टर कांस्टेंट। यहां बोल देते हैं सेट्रिसिस पैरिबस, उसका मतलब भी यही है कि सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। तो माइंड वन थिंग, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। अब इस लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब क्वेश्चन आता है सर ये डिमांड शेड्यूल क्या है? भाई डिमांड शेड्यूल होता है एक टेबल जो आपको बताएगा अलग अलग प्राइसेस पर क्या डिमांड है। अब जो हमारा डिमांड शेड्यूल है ये दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताता है एक सिंगल पर्सन की डिमांड को। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल पर्सन की डिमांड जो अलग अलग प्राइस पे क्या होगी उस कमोडिटी की, ये कौन शो करेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो सामने बना हुआ ना टेबल, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। क्या दिखा रहे हैं, प्राइस 1 पे डिमांड कितनी थी, मान लो पर्सन ए है 5 यूनिट, प्राइस 2 पे कितना डिमांड कर रहा है 4 यूनिट, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1। और क्लियर नजर आ रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है इस कस्टमर की डिमांड कम होती चली जा रही है। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फिर आता है सर ये मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? भाई मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है जो मार्केट डिमांड को दिखाता है अलग अलग प्राइस लेवल पर। अब क्वेश्चन आया सर ये मार्केट डिमांड क्या है? भाई मार्केट डिमांड का मतलब होता है जितने लोग मार्केट में प्रेजेंट हैं उन सब की डिमांड का सम, दैट इज मार्केट डिमांड। मान लो मार्केट में 10 कस्टमर है तो 10 की डिमांड का सम मार्केट डिमांड। अब मैंने अपने एग्जांपल में क्या लिया है, सपोज देयर आर 2 कस्टमर ए एंड बी, तो मार्केट डिमांड क्या होगी, डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी। जैसे कि यहां पे देखते हैं जब प्राइस 1 थी, ए ने कितने यूनिट डिमांड किए 5, बी ने कितने डिमांड किए 10, तो मार्केट डिमांड क्या हो गई 5 + 10 दैट इज 50। ऐसे प्राइस 2 पे इसकी डिमांड 4, इसकी डिमांड 8, और दोनों मिला के क्या हो गए 12 एंड सो ऑन। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या दिखा रहे हैं कि प्राइस 1 2 3 4 5 एंड मार्केट डिमांड 15 12 9 6 3। और ये भी क्या दिखा रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अच्छा अब आती है बात डिमांड कर्व। हम लॉ ऑफ डिमांड को जब एक्सप्लेन करते हैं दो चीजें होती है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। भाई डिमांड कर्व क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इसको ज्योमेट्रिकली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज अगेन वी कॉल डिमांड कर्व। यानी कि जो डिमांड शेड्यूल आपने दिखाया टेबल में, अगर उसको हम डायग्राम में दिखाएं तो उसे क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। तो ये भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। यानी वो जो मैंने वहां पे ड्रॉ किया तो टेबल में दिखाया था, उसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं कि जैसे ये देखो प्राइस 1 पे डिमांड क्या ले ली हमने 5, प्राइस 2 पे डिमांड क्या ले ली हमने 4, प्राइस 3 पे डिमांड क्या थी 3, प्राइस 4 पे डिमांड क्या थी 2 एंड प्राइस 5 पे डिमांड क्या थी 1। और जब मैंने इन सबको ज्वाइन किया तो माय डियर दिस आई गेट, और इसे क्या बोलते हैं हम, डिमांड कर्व। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी शेप याद रख लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व। कैसी शेप है, नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो याद रखेंगे डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, नेगेटिवली स्लोपिंग। क्यों होती है नेगेटिवली स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। जब भी दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो शेप कैसी आती है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। अच्छा इसी तरह से मार्केट डिमांड कर्व भी दे सकते हैं। मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनते हैं, ए और बी दोनों के डिमांड कर्व को मिला के। ये हमने ए का डिमांड कर्व बनाया अकॉर्डिंगली, जैसे हमने पीछे देखा कि ए की डिमांड क्या थी, प्राइस 1 पे 5, प्राइस 2 पे 4, प्राइस 3 पे 3, प्राइस 4 पे 2 एंड प्राइस 5 पे 1। तो ये बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अच्छा ऑफ ए। इसी तरह बी का डिमांड कर्व, प्राइस 1 पे क्या डिमांड थी इसकी 10, प्राइस 2 पे क्या डिमांड थी 8, प्राइस 3 पे क्या डिमांड थी 6, प्राइस 4 पे क्या डिमांड थी 4 एंड प्राइस 5 पे क्या डिमांड थी 2। और इनको ज्वाइन किया, माय डियर दिस इज डिमांड कर्व ऑफ बी। और अब इन दोनों को मिला के बनेगा मार्केट डिमांड कर्व।
प्राइस 1 पे क्या डिमांड है, मार्केट डिमांड 15, प्राइस 2 पे मार्केट डिमांड है 12, प्राइस 3 पे क्या है 9, प्राइस 4 पे क्या है 6 एंड प्राइस 5 पे क्या है 3। और अब इसको ज्वाइन करेंगे माय डियर, दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व, और इसकी शेप भी कैसी है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। यानी मार्केट डिमांड कर्व हो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो, बोथ आर नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, कई बार टीचर आपसे पूछ ले कि मार्केट डिमांड कर्व डिराइव कैसे होता है, तो मार्केट डिमांड कर्व कहां से डिराइव होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, इट इज द हॉरिजेंटल, मैं लिख रहा हूं नोट कर लीजिएगा, हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। भाई आपसे किसी ने पूछा मार्केट डिमांड कर्व डिराइव कैसे होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, और कैसे होता है, हॉरिजेंटल समेशन। ये देखो जो प्राइस 1 थी 5, ए की डिमांड 10 इसकी डिमांड, तो 5 + 10 मिलके क्या बना 15। तो कैसे सम हो रहा है, ये हॉरिजेंटल। प्राइस 2 पे डिमांड क्या है 4, इसकी डिमांड क्या 8, तो 4 + 8 दैट इज 12। तो इसीलिए बोला जाता है मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बनेगा तो उन्हीं से, लेकिन कैसा सम करेंगे, हॉरिजेंटल सम करेंगे। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, सर लॉ ऑफ डिमांड के क्या कॉजेस हैं, क्यों डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व होता है, क्यों लोग ज्यादा प्राइस पे कम और कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं। तो कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहला कॉज आपने याद रखना है, दैट इज द इनकम इफेक्ट। भाई इनकम इफेक्ट हमें क्या बताता है यहां पर, कि जब भी एक आइटम की प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर की रियल इनकम, जिसको हम परचेजिंग पावर भी कह सकते हैं, वो कम हो जाती है, एंड डेफिनेटली वो डिमांड कम करता है। और इसी तरह जब प्राइस कम होती है, उसकी जो रियल इनकम होती है, या हम उसको बोल देते हैं परचेजिंग पावर, वो बढ़ जाती है, एज रिजल्ट वो डिमांड ज्यादा करता है, एंड दिस इज इनकम इफेक्ट। तो आपने याद रखना है कि यहां पर इफेक्ट रियल इनकम पे पड़ रहा है, रियल इनकम मींस परचेजिंग पावर। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है कि अब पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिनको एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लेते होते हैं, मान लीजिए कोक एंड पेप्सी। अब इसमें आपको याद होगा हमने एक assumption ली थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड शुड रिमेन कांस्टेंट, कि मान लो कोक की प्राइस बढ़ती है, एक्स गुड है, इसकी प्राइस बढ़ गई। अब पेप्सी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो रिजल्ट क्या होगा, कस्टमर पेप्सी के बाद भाग जाएगा, एंड डेफिनेटली डिमांड ऑफ कोक विल डिक्रीज। अब इसी तरह अगर कोक मान लीजिए सस्ता हो जाता है, तो कस्टमर क्या करेगा, पेप्सी से कोक की तरफ आ जाएगा, और इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एंड दैट इज माय डियर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब एक आइटम की प्राइस बढ़ी तो कंपैरेटिवली महंगा होगा सब्स्टिट्यूट से, तो कस्टमर वहां भाग गए, इसलिए डिमांड गिर गई। और जब प्राइस कम हुई सब्स्टिट्यूट से कस्टमर इधर आ गए, क्योंकि सस्ता हो गया, डिमांड बढ़ गई, एंड दैट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा आता है नंबर ऑफ कस्टमर। वेरी सिंपल, जब एक आइटम की प्राइस कम होती है, कुछ लोग जो इसको पहले नहीं खरीद सकते वो अब खरीद पाएंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर विल इंक्रीज एंड डेफिनेटली डिमांड विल इंक्रीज। और जब एक आइटम की प्राइस ज्यादा होती है, कुछ लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर कम हो जाएगा, एब्सोल्युटली डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये थर्ड रीजन होता है, दैट इज अ नंबर ऑफ कस्टमर। फिर आता है सेवरल यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। अब ये क्या कॉज है भाई, कुछ आइटम होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है। अब इनके केस में क्या होता है कि जब एक आइटम की प्राइस बढ़ती है, तो वी यूज इट ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एंड रिजल्ट क्या होगा भाई, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जब इसकी प्राइस कम होती है, वी आल्सो यूज इट फॉर लेस इंपॉर्टेंट टास्क। अब जब लेस इंपॉर्टेंट टास्क के लिए भी यूज करेंगे, तो डिमांड विल इंक्रीज। देखो ना, आज बिजली महंगी हो जाए, हम इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिमांड कम हो जाएगी बिजली की। और आज अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए, चल भाई ये भी चलाओ वो भी चलाओ, और
जो कम इंपॉर्टेंट पर्पसेस भी हैं, कम इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं, उनके लिए भी यूज करेंगे एंड डिमांड विल इंक्रीज। तो ये हमारा फोर्थ रीजन होता है। अब फिफ्थ रीजन इसमें जो हमारा आता है, दैट इज माय डियर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम ये आगे करेंगे डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल? ये लॉ कहता है कि जब एक आइटम हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। बड़ा फंडामेंटल लॉ है। व्हेन वी कंज्यूम ए कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। कहते सो अ कस्टमर विल परचेज मोर ओनली व्हेन इट विल बी गिवन एट लेसर प्राइस। सिंपल सी बात है, एक आइटम मैं कंज्यूम करता जा रहा हूं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो कंज्यूमर ज्यादा कब खरीदेगा? भाई कंज्यूमर विल परचेज मोर ओनली व्हेन it will be given at lesser price। भाई देखो ना, मैं एक आइटम कंज्यूम कर रहा हूं और लगातार उसकी यूटिलिटी मेरे लिए कम हो रही है, तो कंज्यूमर विल परचेज ओनली मोर ओनली व्हेन इट विल बी गिवन एट लेसर प्राइस। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं एक आइटम कंज्यूम करता जा रहा हूं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है। अब मैं क्या पहले वाले यूनिट के वही पैसे देना चाहूंगा जो अगले वाले यूनिट के दे रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम हो रही है। डेफिनेटली मैं कम पैसे देना चाहूंगा और मैं ज्यादा तभी खरीदूंगा जब मेरे को पहले से वो कम प्राइस पर मिलेगा। इसके लिए ना बड़ा एक कॉमन एग्जांपल देता होता हूं मैं, एक रेडी वाले का। आप जाते कभी रेडी वाले पे मैंगो लेने चले जाओ, आप बोलते हो भैया मेरे को आम चाहिए, क्या ठीक है बोलिए भी क्या रेट है? आप पूछोगे भैया क्या रेट है, वो कहेगा भाई ऐसा है 1 किलो लोगे तो 70 रुपए के, और 2 किलो लोगे तो 120 रुपए के। यानी वो आपको बोल रहा है 1 kg फॉर 70 रुपीज एंड 2 kg फॉर 120। भैया उस रेडी वाले को भी ये लॉ पता है, उसको पता है सेकंड केजी की यूटिलिटी आपके लिए कम है, अगर वो रेट कम करेगा तभी तुम ज्यादा खरीदोगे, और यही लॉ ऑफ डिमांड है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ आई मेरी बात? देखो ना, पहले पिछले केजी के 70 रुपए लिए, अगले केजी के वो कितने ले रहे हैं? एक तरह से 50 रुपए, क्योंकि उसको पता है सेकंड केजी की यूटिलिटी आपके लिए कम है। तो यू विल परचेज मोर ओनली व्हेन इट विल बी गिवन एट लेसर प्राइस। तो ये था हमारा फिफ्थ कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये कॉजेज आपकी टिप पे होने चाहिए, टीचर पूछ सकता है आपसे। अब आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन की बात करें, सबसे पहले हमारी एक्सेप्शन आती है बेसिक नेसेसिटीज। भाई बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? जैसे सॉल्ट है, शुगर है। अब इनके केस में क्या होता है? प्राइस बढ़े चाहे कम हो, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक नेसेसिटी, प्राइस बढ़े चाहे कम हो, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो यानी यहां पर अगर हम डायग्राम भी कई बार देखते हैं बेसिक नेसेसिटी में, कैसा बनता है डिमांड को? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्स, इस तरह से डायग्राम बनते हैं कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, एंड जो डिमांड है बेसिक नेसेसिटी की, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर बच्चे? तो पहली एक्सेप्शन हमने क्या देखी? प्राइस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है गिर रही है, डिमांड इज कांस्टेंट। सेकंड आता है लग्जरी गुड। इन्हें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कह देते हैं। इनके केस में क्या होता है कि इनको अमीर लोग खरीदते हैं जस्ट फॉर शो ऑफ। दीज आर परचेज जस्ट फॉर शो ऑफ। तो इनकी जब प्राइस बढ़ती है तो शो ऑफ ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, और जब प्राइस कम होती है तो शो ऑफ कम होता है, तो लोग डिमांड कम कर देते हैं। और इनके केस में जो डिमांड कर्व आता है, इट इज ए पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। देखो एक्सेप्शन आ गई ना। नॉर्मली कैसा होता है डिमांड कर्व? इट इज ए नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, लेकिन यहां पर कैसा आ रहा है? पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली है। बेसिक नेसेसिटी में डिमांड कर्व की शेप कैसी है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। लग्जरी गुड में कैसी डिमांड कर्व की शेप है? पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। फिर आता है गिवन गुड, ये भी हमारी एक्सेप्शन है। याद रखिए गिवन गुड्स क्या होती हैं? देयर आर सम इंफीरियर गुड्स। कुछ इंफीरियर गुड्स होती हैं, सारी नहीं होती, कुछ इंफीरियर गुड्स, जिनके केस में क्या देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है लोग उनकी डिमांड ज्यादा करते हैं, और प्राइस कम होती है तो डिमांड कम करते हैं। और यहां भी जो डिमांड कर्व है कैसा बनेगा? पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। हमारे इकोनॉमिस्ट हुए जे.आर. गिफन, उसको स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसी इंफीरियर गुड जिनकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम तो डिमांड कम। चीप क्वालिटी फूड मटेरियल, चीप क्वालिटी शूज हो गए, चीप क्वालिटी क्लोथ्स हो गए, तो ये हमारे क्या होते हैं?
गिवन गुड्स, सम गिवन गुड्स। मतलब याद रखिएगा एक बार बड़े ध्यान से, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड। मतलब इंफीरियर गुड में से कुछ होते हैं गिवन गुड, और जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता एक्सेप्शन है। और शेप यहां भी कैसी है डिमांड कर्व की, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। फिर आता है अगला पॉइंट, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है कि समटाइम कंज्यूमर इग्नोरेंट होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है कि जो चीज जितनी महंगी है वो उतनी बढ़िया है। बट दे अज्यूम कि मोर द प्राइस बेटर इज क्वालिटी। यानी कि दिमाग में क्या चीज चल रही है कि जो चीज महंगी है उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी है। मोर द प्राइस बेटर इज क्वालिटी एंड दे परचेज मोर। एंड वाइस वर्सा कि लेस द प्राइस एंड पुअर क्वालिटी एंड दे परचेज इट लेस। तो डिमांड कम करते हैं। तो यहां भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा कि ज्यादा प्राइस पे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, कम प्राइस पे कम खरीद रहे हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हो तब भी लॉ अप्लाई नहीं होता, ये भी एक्सेप्शन है। मान लो एक आइटम की प्राइस बढ़ रही है और एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस अभी और बढ़ेगी, तो लोग इस समय उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे, सोच के और महंगी मिलेगी अभी खरीद लेते हैं। और यही मान लो एक आइटम की प्राइस कम हो रही है और एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस अभी और गिरेगी, तो लोग डिमांड कम करेंगे, यानी उसको सोच के कि बाद में जब रेट कम होगा तब खरीदेंगे, डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे एंड डिमांड विल डिक्रीज। चेंज इन फैशन टेस्ट हैबिट, डेफिनेटली यहां भी लॉ अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए अब एक आइटम की प्राइस बढ़ी लेकिन फैशन टेस्ट हैबिट कैसे क्या हो गया, फेवरेबल उसके लिए। अब फैशन टेस्ट हैबिट जब उसके लिए फेवरेबल होगा तो क्या होगा, पीपल विल डिमांड मोर इवन एट मोर प्राइस। यानी हमने क्या देखा कि प्राइस बढ़ी लेकिन फैशन टेस्ट हैबिट क्या था, फेवरेबल। वो आइटम फैशन में आ गई ना तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं इवन एट मोर प्राइस। और वही चीज अब आउट ऑफ फैशन हो जाएगी तो कम प्राइस पे भी लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि कोई वॉर टाइम होता है, कोई ड्रॉट होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई कोई भी। अच्छा पीछे कोरोना टाइम में आप देखो एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, पीपल यूजुअली परचेज मोर इवन एट मोर प्राइस। क्योंकि दिमाग में ना एक डर होता है नॉर्मल कंडीशन में, पता नहीं है सामान दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लोग ज्यादा प्राइस पे भी उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। तो यहां भी लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये थी मेरे बच्चे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इस चैप्टर में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी कह देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब भी डिमांड में चेंज आएगा सिर्फ प्राइस के कारण, जब भी डिमांड में चेंज आएगा प्राइस के कारण, हम उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब सब ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह का होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस कम होती है, जैसे देखो प्राइस 10 to 8 हो गई और डिमांड 10 to 12 हो गई। अब सिंपल सी बात है, अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है हम इसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये देखो प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। और इसको अगर हम डायग्राम पे देखेंगे तो देखिए क्या है यहां पर कि पहले आप ए पॉइंट पर थे, अब आप आ गए हैं बी पॉइंट पर। और यहां पर अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, पहले देखो क्या था, प्राइस 10 थी और डिमांड क्या थी 10। अब प्राइस 8 हो गई, डिमांड क्या हो गई 12। तो ये आप पहले ए पॉइंट से अब बी पॉइंट पर आ गए और इसको क्या बोलते हैं, राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। व्हाट वी कॉल इट, राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब याद रखेंगे एक्सटेंशन में क्या होती है, राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या एक्सटेंशन, प्राइस कम होने पे जब डिमांड बढ़ रही है हम इसे क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। सेकंड पार्ट आता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाए हम इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। भाई प्राइस आपकी बढ़ रही है, हमने क्या देखा, प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हो गई, हम इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये देखो प्राइस 10 से 12 बढ़ी, डिमांड 10 से 8 कम हो गई, तो व्हाट वी कॉल इट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसमें याद रखिएगा मूवमेंट कैसी होती है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये देखो प्राइस 10 पे 10 थी, अब 12 पे डिमांड हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये पहले ए पॉइंट पर थे, अब आप बी पॉइंट पर आ गए, एंड दिस इज माय डियर लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखने वाली क्या है, सबसे पहले बड़ी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस के कारण डिमांड में चेंज होगा हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये दो तरह का हो सकता है, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, वी कॉल एक्सटेंशन, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, वी कॉल कॉन्ट्रैक्शन।
और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, एक्सटेंशन में होगा राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन में होगा लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब आता है अगला कंसेप्ट, सर चेंज इन डिमांड क्या है? पर चेंज इन डिमांड को हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड को भी कह देते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड भी कह देते हैं। क्या होता है शिफ्टिंग चेंज इन डिमांड? अगर डिमांड में चेंज आता है, प्लीज रिमेंबर, इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, ध्यान दीजिएगा, डिमांड चेंजेस ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, कोई भी फैक्टर है लेकिन प्राइस नहीं है, अगर उसके कारण डिमांड में चेंज आएगा हम उसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड। अभी भी दो तरह का होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है किसी भी फैक्टर के कारण अदर देन प्राइस, हम उसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। कौन से फैक्टर हो सकते हैं? जैसे क्लाइमेट फेवरेबल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल हो गई, फैशन टेस्ट हैबिट फेवरेबल हो गया, लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गई, कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गई। तो कोई भी रीजन, मतलब उसकी प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, किसी और फैक्टर से अगर डिमांड चेंज हो रही है हम उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड। अब सर इसको दो पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, याद रखिएगा। पहला, सेम प्राइस मोर डिमांड, ये देखिए प्राइस वहीं की वहीं है 10 और डिमांड 10 to 12 हो गई, इट मींस डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। और याद रखिएगा इस केस में जब हम डायग्राम बनाते हैं, अब देखो आपको डायग्राम सीयूटी में नहीं बनाना है, लेकिन आपको ना ये याद होना चाहिए कि इस केस में होने वाला क्या है, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। पहले 10 पे डिमांड 10 थी, अब प्राइस 10 पे अगेन डिमांड 12 हो गई, तो ये डिमांड को पहले यहां से निकला और अब ये डिमांड कर्व यहां से निकल रहा है। तो अब आपने क्या नोटिस करना है, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। देखो डायग्राम नहीं बनाना है, याद रखना है, इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है, डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है, एक्सटेंशन में राइटवर्ड मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्टवर्ड मूवमेंट होती है अलोंग द डिमांड कर्व। तो आई थिंक ये डायग्राम्स क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट आता है, मोर प्राइस सेम डिमांड। अच्छा बच्चे मैं थोड़ा सा ना फास्ट करा रहा हूं, क्विक करा रहा हूं, अगर ज्यादा डिटेल आपको चाहिए उस चैप्टर की तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लाइव सेशन दिया हुआ है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगा लेक्चर का, आप उसको अच्छे से और अच्छे से सुन सकते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मोर प्राइस सेम डिमांड, अब यहां देखिए प्राइस बढ़ रही है और डिमांड सेम है, ये भी इंक्रीज इन डिमांड है, और यहां भी क्या हो रही है, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। फिर आता मेरे बच्चे डिक्रीज इन डिमांड, ऑपोजिट, जब डिमांड कम हो रही है किसी भी फैक्टर के कारण अदर देन प्राइस, हम उसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और फैक्टर कौन से हो सकते हैं, क्लाइमेट अनफेवरेबल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल हो गई, फैशन टेस्ट हैबिट अनफेवरेबल हो गया, लगता है फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है तो डिमांड कम हो गई, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया इसलिए डिमांड कम हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया इसलिए डिमांड कम हो गई, तो हम इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब इसको भी दो पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, सेम प्राइस लेस डिमांड। अब देखो प्राइस वहीं की वहीं है, डिमांड कम होगी ना, इट मींस डिमांड किसी और फैक्टर के कारण कम हो रही है, और याद रखेंगे इसमें क्या शिफ्टिंग हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड को। पहले आप ए पॉइंट पे थे, अब आप बी पॉइंट पर आ गए। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगी, डिक्रीज इन डिमांड में। और सेकंड केस का याद रखेंगे, लेस प्राइस सेम डिमांड। देखो सेम प्राइस लेस डिमांड, अब उल्टा लेस प्राइस सेम डिमांड, और यहां भी क्या हो रही है, अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। तो याद रखने वाली बात यह है, इंक्रीज इन डिमांड के दो केस, सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के भी दो केस, सेम प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस सेम डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्टिंग, डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड को। ये आपको मेन जरूरत है फॉर द एमसीक्यूज। अब आता सर ये डिमांड फंक्शन क्या होता है भाई? भाई डिमांड फंक्शन हमें बताता है वो फैक्टर्स जिन पे हमारी डिमांड डिपेंड करती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जैसे कि देखो ये डिमांड फंक्शन लिखा हुआ है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ, हर सिंबल का मीनिंग है प्राइस, पी फॉर प्राइस, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फैशन टेस्ट हैबिट, क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट फैसिलिटीज, बिजनेस कंडीशन, पॉपुलेशन एंड मनी सप्लाई। Means demand is function of this means demand depends on these factors. And very important, demand function भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बताता है फैक्टर जिन पे एक सिंगल पर्सन की डिमांड डिपेंड करती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बताएगा। इंडिविजुअल डिमांड इज डिपेंड ऑन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फैशन टेस्ट हैबिट। एंड मार्केट डिमांड फंक्शन बताएगा वो फैक्टर जिन पे मार्केट डिमांड, पूरी मार्केट की डिमांड डिपेंड करती है। Market demand is function of climate, government policy,
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट फैसिलिटीज, बिजनेस कंडीशन, पॉपुलेशन, मनी सप्लाई। अब देखते हैं ना, जैसे क्लाइमेट में कोई चेंज आता है पूरी मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करेगा, तो ये मार्केट डिमांड फंक्शन में बताया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसको ध्यान में रख लीजिए, अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट इफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जो फैक्टर्स मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बट मार्केट डिमांड इज इफेक्टेड बाय ऑल फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट डिमांड को वो सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को वो सारे फैक्टर इफेक्ट नहीं करते जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। अब आता है सर हमारे अलग अलग जो हमने डिस्कस किया ना अभी, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। अब हर फैक्टर को फटाफट देख लेते हैं क्या इसका इफेक्ट होने वाला है डिमांड के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे 3 केसेस में, नॉर्मल गुड्स में, गिवन गुड्स में, बेसिक नेसेसिटी में। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नॉर्मल गुड में प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। और यहां पे डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव, प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम डिमांड कम। और यहां पे डिमांड कर्व कैसा है, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। बेसिक नेसेसिटी में प्राइस इफेक्ट क्या है, जीरो, कोई इफेक्ट ही नहीं है, प्राइस बढ़े चाहे गिरे डिमांड रिमेन कांस्टेंट। और यहां पे कैसे डिमांड कर्व की शेप है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सर बड़ा ब्रीफ में करा दिया आपने, भाई आपको एमसीक्यू के लिए चाहिए यही, कोई डायग्राम नहीं चाहिए हमें सिर्फ यही याद रखना है कि कैसा प्राइस इफेक्ट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, और डिमांड कर्व की शेप क्या है। तो प्राइस का इफेक्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं भाई इनकम का क्या इफेक्ट होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इनकम के इफेक्ट को भी हम डिस्कस करते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल गुड्स। भाई नॉर्मल गुड आ जाए चाहे लग्जरी गुड आ जाए, दोनों के केस में इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव, यानी इनकम बढ़ेगी लोग इनकी डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगी लोग इनकी डिमांड कम करेंगे। एंड इनकम डिमांड कर्व, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या वर्ड बोला है, इनकम डिमांड कर्व, क्योंकि जब एक तरफ इनकम दिखाओगे एक तरफ डिमांड दिखाओगे तो क्या बोलोगे, इनकम डिमांड कर्व। कैसा होता है यहाँ, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व, क्योंकि इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। गिवन गुड या इंफीरियर गुड के केस में, इधर गिवन हो जाए इंफीरियर हो जाए, इनकम इफेक्ट कैसा है भाई, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी लोग इनकी डिमांड कम करेंगे, इनकम कम होगी लोग इनकी डिमांड ज्यादा करेंगे। एंड बेसिक नेसेसिटी में इनकम इफेक्ट कैसा है भैया, जीरो, कोई इफेक्ट ही नहीं है, इनकम बढ़े चाहे कम हो डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे अगर इनकम डिमांड को बनाएंगे तो कैसी शेप आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को, इनकम का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये हमने बात की है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। जब डिमांड की बात की तो हमने इसको इस तरह से बताया। अब टीचर क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू से पूछ लेता है इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। देखो ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। आपको आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड कर्व, पर डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब डिमांड कर्व वाला क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें किस तरह से उसको आंसर करना है, क्या तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। अगेन 3 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड, कैसा होता है इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव, क्योंकि सबको पता है जब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम डिमांड कम। अब इसको देखो दिखाना कैसे है, जब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड को किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। अब अच्छे से याद रख लो ये फैक्टर इनकम कौन है, अदर देन प्राइस, और इससे डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यहां तो डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड। अगर डिमांड गिरेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, नॉर्मल गुड में, लग्जरी गुड में इनकम फैक्ट पॉजिटिव है, यानी जब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इनकम गिरेगी, डिक्रीज इन इनकम, डिमांड गिरेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अच्छा, गिवन गुड में क्या होगा, इंफीरियर गुड में क्या होगा, इनकम नेगेटिव, यानी कि अब इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड गिरेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। इनकम गिरेगी इनकी तो डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। समझ आ रही है मेरी बात। अब डिमांड कर्व के ऊपर इफेक्ट बताना है, बढ़ेगी तो राइटवर्ड, डिमांड गिरेगी तो लेफ्टवर्ड। अच्छा,
बेसिक नेसेसिटी में कोई इफेक्ट भी नहीं है भाई, इनकम बढ़े चाहे गिरे, नो इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व बिकॉज डिमांड रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? तो डिमांड कर्व का भी ध्यान रखना है, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, लेकिन इनकम बढ़ने से वही इंफीरियर गुड की डिमांड गिरेगी और डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। क्लियर मेरा बच्चा? तो मेरी बात समझ आ रही है? बड़े ध्यान से वर्ड चूज करना है। इन डिमांड पूछ रहा है टीचर, डिमांड कर्व पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं अलग अलग कंसेप्ट में आगे चलते हुए। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी? अब अच्छे से पता है रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं भाई, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इनका क्या इफेक्ट होता है आइए देखें। सबसे पहले याद रखिएगा इनके इफेक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? अगर एक आइटम की प्राइस में चेंज आए उसका दूसरे रिलेटेड गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी कॉल इट क्रॉस प्राइस इफेक्ट। डिटेल में देखना होगा तो मेरे दूसरे लेक्चर में देख सकते हैं, बड़े अच्छे से मैंने बताया डायग्राम बना के। अब सब्स्टिट्यूट गुड में कैसा होता है? ये पॉजिटिव, मतलब अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। देखो ना, आज अगर पेप्सी महंगी हो जाए कस्टमर कोक के पास भागेगा तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, यानी कैसा हो गया ये? पॉजिटिव। यानी प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज तो डिमांड ऑफ वाई गुड आल्सो इंक्रीज। और अगर मान लीजिए पेप्सी की प्राइस कम हो जाए, कोक के कस्टमर इधर आ जाएंगे तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी, यानी अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज तो डिमांड ऑफ वाई आल्सो डिक्रीज। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसा होता है बच्चे? पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब देखो डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जब एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। एक की प्राइस कम हुई, मान लो पेप्सी की प्राइस कम हुई, कोक की डिमांड गिरी एंड कोक का डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनमें कैसा होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट? नेगेटिव। अगर एक की प्राइस बढ़ती है दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, एक की प्राइस कम दूसरे की डिमांड ज्यादा। जैसे देखो ना, पेट्रोल महंगा होगा कार की डिमांड कम। क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड? विच आर यूज्ड टुगेदर। तो आज कार एंड पेट्रोल बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो पेट्रोल की प्राइस ज्यादा होती है, कार की डिमांड कम, पेट्रोल की प्राइस कम, कार की डिमांड ज्यादा। तो यहाँ पे वही चीज है कि जब एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड गिरेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। पेट्रोल महंगा हुआ, कार की डिमांड कम, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। किसका? कार का। पेट्रोल की प्राइस कम हुई, कार की डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व ऑफ कार विल शिफ्ट राइटवर्ड। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये था रिलेटेड गुड का इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अब बात करते हैं हम अलग अलग फैक्टर्स की, इनका डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब एक बात अच्छे से याद रख लेना, मैंने सारे फैक्टर डिस्कस करने एक एक करके। जब भी डिमांड बढ़ेगी किसी भी फैक्टर के कारण, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होने वाला है? राइटवर्ड। जब भी डिमांड गिरेगी किसी फैक्टर के कारण अदर देन प्राइस, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होने वाला है? लेफ्टवर्ड। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है। वे सिंपल, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल हो जाए, कब होती है फेवरेबल? सरकार टैक्स कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दे, डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल हो जाए, कब होती है अनफेवरेबल? सरकार टैक्स बढ़ा दे, सब्सिडी कम कर दे, डिमांड गिरेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है? अगर क्लाइमेट फेवरेबल हो गया, जैसे आज मान लो गर्मियां है, इसी के लिए क्लाइमेट फेवरेबल हो गया, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और जब क्लाइमेट अनफेवरेबल हो गया, डिमांड गिरेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सर्दियों में जैसे कि इसी के लिए क्लाइमेट अनफेवरेबल होगा तो डिमांड गिरेगी ना, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब आते हैं अगले फैक्टर पे, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का क्या इफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आइटम की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो लोग इस समय उसको ज्यादा खरीदेंगे कि बाद में महंगी मिलेगी, भैया अभी खरीद लो, तो डिमांड विल इंक्रीज एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। आपको लगता है फ्यूचर में आइटम की प्राइस गिरने वाली है, लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे, इस समय डिमांड गिर जाएगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब आप देख रहे हैं मैं कोई डायग्राम यूज नहीं कर रहा हूं, कोई टेबल यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें यही याद रखना है सीयूटी के लिए, मीन पॉइंट्स। अब मनी सप्लाई का क्या इफेक्ट है भाई? जब मनी सप्लाई बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। मनी सप्लाई कम हो जाए भाई, डिमांड, जैसे अब देखो ना डिमोनेटाइजेशन आएगा तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड गिरेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। पॉपुलेशन, बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। पॉपुलेशन गिरेगी, डिमांड गिरेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। भाई क्रेडिट फैसिलिटी का क्या इफेक्ट होता है?
और क्रेडिट फैसिलिटीज अगर फेवरेबल है, कब होती है फेवरेबल? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े कम पे लोन मिल रहा है, बड़ी कम फॉर्मेलिटीज है, लेस डॉक्यूमेंटेशन है, फेवरेबल हो गई, डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर ये फैसिलिटीज हमारी जो है अनफेवरेबल हो जाए, लोग डिमांड कम करेंगे एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। फैशन टेस्ट एंड हैबिट, अब मान लो कुछ चीज फैशन टेस्ट हैबिट में आ जाती है, बिकम्स फेवरेबल, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर यही फैशन टेस्ट हैबिट अनफेवरेबल हो जाते, डिमांड गिरेगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। क्लियर मेरे बच्चे? तो ये हमने देखा अलग अलग फैक्टर्स का इफेक्ट डिमांड के ऊपर। अब मेन बात यही याद रखनी है, जब डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्टिंग, डिमांड गिरेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। अब आता है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है भाई? बड़ी बार टीचर पूछ लेता है आपसे, भाई क्वांटिटी डिमांडेड मींस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच कंज्यूमर परचेज एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक आइटम की जब रेट प्राइस 100 रुपए है, तो मैं इस समय उसके 20 यूनिट्स खरीदूंगा, तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड। एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप उसकी क्या परचेज करने वाले हो क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड मींस डिफरेंट क्वांटिटी व्हिच कंज्यूमर परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। मान लो मैंने बोला कि जब इसकी प्राइस 1 है तो 14 खरीदूंगा, 2 है 30 खरीदूंगा, 3 है 20, 4 है तो 10, तो इसको बोल देते हैं डिमांड। यानी डिमांड शोज डिफरेंट क्वांटिटी which you purchase at different price level। तो क्वांटिटी डिमांडेड शो करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी डिमांड आप, कोई आइटम कितनी परचेज आप करोगे, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब माइंडेड इसके बेस पे ना तो डिमांड शेड्यूल बन सकता है ना डिमांड कर्व, डिमांड के बेस पे डिमांड शेड्यूल भी बनता है, डिमांड कर्व भी बनता है। अब आता है सर अगला क्वेश्चन। सर अगर टीचर आपसे कहीं पूछ ले इक्वेशन ऑफ लीनियर डिमांड कर्व, तो लीनियर डिमांड कर्व की इक्वेशन होती है a माइनस बीपी, जहां पर ए हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है और बी हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है। नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि स्लोप हमारा हमेशा कैसा होता है डिमांड कर्व का, नेगेटिव। और एक फॉर्मूला और बड़े अच्छे से याद रख लेना भैया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे मेजर करते हैं? चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है, अब डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, नो रिक्वायर्ड, सिर्फ याद रख लेना स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकाला जाता है? चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन डिमांड, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। तो मेरे बच्चे ये था हमारा इस चैप्टर की समरी जो हमने बड़े अच्छे से कर ली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 2 चीजें करानी है, अब चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। कितना आपको ये चैप्टर समझ आया है, थोड़ा सा हम एमसीक्यूज को भी ध्यान देंगे और देखते हैं किस तरह के आपको क्वेश्चंस पेपर में मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि फर्स्ट समरी ऑफ द चैप्टर एंड देन एमसीक्यूज। तो आइए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एमसीक्यूज किस किस तरह के आ सकते हैं। तो मान लीजिए पहला आपको एमसीक्यूज आता है, शुरू करते हैं, साथ साथ दिमाग भी लगाते रहिएगा, आंसर मैं बताऊंगा आपको, पर आपने भी 2 मिनट के लिए सोचना है कि क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? एन इनकम डिमांड कर्व फॉर ए लग्जरी कमोडिटी स्लोप्स। भाई एक लग्जरी गुड का इनकम डिमांड कर्व कैसा होगा? तो भाई इसका आंसर हॉरिजॉन्टली है, अपवर्ड टू राइट फ्रॉम द ओरिजिन है, वर्टिकल है, अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ओनली बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। तो बेटा आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए, 2 मिनट सोच लेते हैं। ओके, देख लिया? तो माय डियर इसका आंसर है डी। आप पूछोगे सर क्यों? देखिए अब ये सबको पता है लग्जरी गुड के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है? पॉजिटिवली स्लोप है, यानी कि बच्चा घबरा जाए 2 चीजों में आ जाएगा, अपवर्ड टू राइट यहां भी ठीक है, ये भी हो सकता है, बी और डी दोनों ऑप्शन है। लेकिन उसमें देखिए बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम में लग्जरी गुड कौन खरीदेगा? जो अमीर आदमी है, जिसकी इनकम का एक मिनिमम लेवल पहुंच चुका है 10 लाख 20 लाख, उसके बाद ही वो लग्जरी आइटम खरीदेगा ना। तो यानी ये पॉइंट यहां पे आना चाहिए, बिफोर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। तो आंसर क्या आना चाहिए? डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर एवरीबॉडी? इनकम डिमांड कर्व कैसा होता है लग्जरी गुड में? अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री दिस मींस दैट अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंड्यूस। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, क्या होता है जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होगी। अब जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कब किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। तो यहां पे आंसर देख लेते हैं क्या है भैया?
नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व गलत है, राइजिंग प्राइस गलत है, अपवर्ड शिफ्ट भी नहीं है, आंसर इज डी, डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड गिरेगी और कार का डिमांड कब किधर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, तो आंसर शुड बी द डी। क्लियर एवरीबॉडी, आगे चलें। ओके, थोड़ा अपना भी सोचते रहिएगा, फटाफट सर आंसर बताते जा रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता लगे पेपर में सोचना कैसे है। A commodity the price of which is expected to fall further, the demand curve will, भाई आपको लगता है कि आइटम की प्राइस गिरने वाली है, तो आप क्या करोगे, इस समय आप डेफिनेटली उसकी डिमांड कम करोगे, और जब उसकी डिमांड कम करोगे तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। तो आइए देखते हैं कौन सी ऑप्शन है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, तो आंसर इज बी माय डियर, शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड। क्लियर है, पक्की बात है, आगे चलें। ब्रेड एंड बटर, लेमन मेन टॉस illustrate the type of interrelated demand known as, ब्रेड एंड बटर क्या है जिन्हें हम इकट्ठे यूज करते हैं, लेमन मिंट सॉस भी क्या इकट्ठे यूज करते हैं, तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को बोला जाता है ज्वाइंट डिमांड। वो आइटम जिनको आप इकट्ठे कंज्यूम करते हैं, जिनकी डिमांड इकट्ठे करते हैं, उनकी डिमांड को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड। क्लियर है बच्चे। अब आता है टू गुड्स विच हैव टू बी कंज्यूम साइमल्टेनियसली, जिनको इकट्ठे कंज्यूम करते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी पप्पी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बस जिनको इकट्ठे यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एग्जांपल पूछ ले तो कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, सो मेनी। तो आ गया ये भी। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, भाई नॉर्मल गुड के केस में क्या इनमें से ट्रू है। अब ऐसी स्टेटमेंट जब आती है ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है अच्छे से, है तो ध्यान से पढ़ते हैं। When price remain constant, demand falls down, ना ये तो नहीं हो सकता। When price increase, demand decrease, हाँ ये तो बात बनती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगली स्टेटमेंट भी पढ़नी है कि ऐसा ना कुछ और भी दिया हो। चलो ये हमें लगता है हो सकता है। When price falls down, demand remain constant, ये भी नहीं हो सकता। When price increase, demand increase, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ओनली बी। क्लियर है पुत्र जी, तो आंसर क्या है कि भाई नॉर्मल गुड केस में जब प्राइस बढ़ेगी उनकी डिमांड कम होगी। क्लियर। अच्छा, फॉर मोस्ट कंज्यूमर एप्पल एंड ऑरेंजेस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयरफॉर वी नो वी वुड एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल टू लीड टू। देखो यहां पर अब टीचर ने अज्यूम करने के लिए कहा है, आप अज्यूम कीजिए यहां पर जो एप्पल और ऑरेंज है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड। अब एक की प्राइस अगर बढ़ेगी, मान लो एप्पल महंगा हो जाता है, तो कस्टमर क्या करेंगे, ऑरेंज को ज्यादा खाना शुरू करेंगे, ऑरेंज की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन द प्राइस किसकी बढ़ी है, एप्पल की, तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंज। सिंपल सी बात है ना, एप्पल ऑरेंज को हमने सब्स्टिट्यूट मान लिया है नहीं, मान लिया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जब एक की प्राइस बढ़ती है दूसरे की डिमांड बढ़ती है, और उसका डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करता है, राइटवर्ड। तो आंसर क्या था, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ ए ऑरेंज। क्लियर मेरा बच्चा, तो यहां तक क्लियर हो गया, तो आंसर इज ए। ओके, ये हमने बता दिया। अब आता है सेट्रिसिस पैरिबस क्लॉज, बताया ना मैंने आपको भी, समझाया था भी। सेट्रिसिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या ये समझ लो ये क्या बताता है, असम्पशंस को बताता है। क्या बताता है, असम्पशंस को। तो आपने ये बताना है सेट्रिसिस पैरिबस क्लॉज इज लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट मीन, यानी कौन सी लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशन नहीं है, बस ये बताना है। सेट्रिसिस पैरिबस क्या बताता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इसने कहा कौन सा नहीं है, तो मतलब आपने बताओ कौन सी असम्पशन नहीं है। तो आइए देखें, सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज, भैया ये असम्पशन नहीं है, प्राइस तो चेंज होती है ना, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो आंसर क्या है, डज नॉट मीन, यानी ये इसका मतलब नहीं। अदरवाइज इनकम डज नॉट चेंज, बिल्कुल उसमें ऐसा ही होता है। द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चेंज होगा, सब्स्टिट्यूट भी नहीं चेंज होगा, ये तीनों के तीनों असम्पशंस हैं, तो ये असम्पशन नहीं है, यानी ये उस क्लॉज में नहीं आता। तो आंसर आपका क्या बना बच्चे, ए। ओके, अब आता है सर आगे, द डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द असम्पशन दैट, मेनली जब डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो मेन कौन सी असम्पशन लेते हैं, हम लेते हैं टेस्ट, इनकम एंड ऑल अदर प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, परचेज ऑफ कमोडिटी, द कमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट, द एवरेज हाउसहोल्ड, नो माय डियर, आंसर इज ओनली ए।
आप बताइए, हमने कभी अज्यूम किया परचेज ऑफ कमोडिटी आर मेड बाय फ्री मार्केट? ऐसी कोई assumption नहीं है। द कमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट, हमने ऐसा भी कुछ अज्यूम नहीं किया। द एवरेज हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पर्सन, ऐसा भी नहीं किया, जितने मर्जी पर्सन हो। तो यानी हमारी ये assumption लेकिन होती है, टेस्ट हो गया, इनकम हो गया, बाकी प्राइस, ऑल ऑफ प्राइस का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दे शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। तो डेफिनेटली ये हमारी assumption है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ए, टेस्ट, इनकम एंड ऑल ऑफ प्राइसेस रिमेन कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं आगे। गिवन गुड्स आर दोस गुड्स, अभी हमने किया गिवन गुड क्या होती है? लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन। तो क्या होता है? हैविंग हाई इनकम इलास्टिक, नहीं, इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हम। एज प्राइस इंक्रीजेस देयर डिमांड इन केस, दिस इज द आंसर। वेरी शॉर्ट सप्लाई, नन, इनमें से कुछ भी नहीं, आंसर बी है। गिवन गुड की जब प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड भी बढ़ती है। दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आई थिंक ये सबको अच्छे से क्लियर है, पक्की बात है। चलें आगे। ओके, तो क्या बताया मैंने? गिवन गुड में प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। द लॉ ऑफ डिमांड इज द वन विच, कहते लॉ ऑफ डिमांड कौन सा लॉ है? क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड? इट हैज न्यूमरस एक्सेप्शन एंड देयरफॉर नॉट हेल्पफुल, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्सेप्शन है लेकिन हेल्पफुल तो है। कैन बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड, ऐसा भी कुछ नहीं है। इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस एंड लीड्स टू ब्रॉड कंक्लूजन, यस दिस इज द आंसर। भाई लॉ ऑफ डिमांड की फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है और बड़े ब्रॉड कंक्लूजन ड्राइव होते हैं कि हाँ भाई प्राइस बढ़ती है, लोग डिमांड कम करते हैं। बिल्कुल, एक सी इज द करेक्ट आंसर। कैन नॉट बी वेरीफाइड, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर इज माय डियर सी इज द आंसर। लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो पहली स्टेटमेंट ही ठीक लग रही है। rise in demand due to rise in price, ना, incorrect। no change in demand due to no change in price, ऐसा भी कुछ नहीं है, नन भी नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट में आंसर मिल गया था, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, यही तो बताता है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी एंड वाइस वर्सा। आंसर क्या आ गया हमारा? फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। अ डिमांड कर्व ऑफ एन गिवन गुड, ये तो मेरे को लगता है मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे, बार बार हम इसको रटवाते हैं। कैसा होता है डिमांड कर्व गिवन गुड्स का? इट इज ए पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। और पहली ऑप्शन पे आपको आंसर मिल गया, बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भाई क्लियर है ना, डिमांड कर्व कैसे है? पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व है, तो देखने की जरूरत ही नहीं, गिवन गुड्स का पता है हमें। दैट्स ऑल, आंसर इज सही। ओके, इन द केस ऑफ ए गिवन गुड लाइक बाजरा, अ फॉल इन प्राइस टेंड्स टू, कहता मान लो बाजरा गिवन गुड्स है, अगर उसकी प्राइस गिरती है तो क्या होगा? भाई सिंपल है, गिवन गुड के केस में जब प्राइस गिरती है तो डिमांड भी गिरती है। तो देखो कौन सी ऑप्शन है? इंक्रीज इन डिमांड है, ये तो नहीं है। चेंज द डिमांड इन, हाँ ये भी नहीं है। मेक द डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं है। रिड्यूस द डिमांड, ये दिस इज द आंसर। मैंने बताया ना, गिवन गुड्स में क्या होगा? जब प्राइस गिरेगी तो उसकी डिमांड गिरेगी, रिड्यूस होगी। तो दिस इज द आंसर। आंसर इज डी, कि जब गिवन गुड्स यानी कोई बाजरा है, कुछ भी है, अगर उसकी प्राइस गिरती है तो डिमांड मेरे बच्चे गिरेगी। ओके, अब रिड्यूस द डिमांड हो गया। नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी, नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा होता है? नॉर्मल डिमांड कर्व मींस डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड। कैसा होता है? क्या वर्टिकल होता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। वर्टिकल तो बेसिक नेसेसिटी में होता है। अपवर्ड इन अपीयरेंस, नो, ये भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। इट हैज ए नेगेटिव स्लोप, यस दिस इज द आंसर। सबको पता है नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा होता है भाई? नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व होता है। तो आंसर जैसे ही मिला, टिक लग गया, सी इज द आंसर। इट हैज ए नेगेटिव स्लोप। क्लियर है बच्चा? अ फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू, अगर एक आइटम की प्राइस गिरती है तो उससे क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, जब प्राइस गिरती है ना तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। जब भी कोई आइटम सस्ती होती है ना तो आप उसकी परचेजिंग पावर, आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। तो आंसर यहां पे मेरे को लगता है फॉल इन प्राइस, ए इज द ऑप्शन। अब राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम। भाई देखो ना, आज आप बाजार में कोई आइटम लेने गए, मान लो पेन लेने गया, 100 रुपए मेरी जेब में थे, तो 10 रुपए का पेन था। कितने पेन आ रहे थे? 10। तो ये 10 क्या है? मेरी रियल इनकम। आज अगर वही पेन 5 रुपए का हो जाए, कितने पेन ले पाऊंगा? 20। तो मेरी अब परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 20, एंड दैट इज द रियल इनकम। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ती है तो रियल इनकम कम होती है, प्राइस कम होती है तो रियल इनकम बढ़ती है। तो आंसर इज ए, राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम।
अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए डिमांड इज रिजल्ट ऑफ, कब होती है कॉन्ट्रैक्शन भाई? जब प्राइस बढ़ती है, एक आइटम की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखिए यहां पर क्या आंसर हो सकता है इसका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इनकम, ना बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइस के कारण होती है ना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, ना। डिक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर, ना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, यस माय डियर, डी इज द आंसर। कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब उस आइटम की प्राइस गिरती है, जिस कंसर्न आइटम की हम बात कर रहे हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ती है, सॉरी, जब उसकी प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसके कारण जो डिमांड गिरती है हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। और प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरेगी तो कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन का था, तो आंसर क्या आ गया? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। ओके, आगे देखते हैं सर। When demand curve shift upward to the right of original curve, it is called, जब डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड को हम राइटवर्ड भी तो कहते हैं ना। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन, टीचर ने कहा सर ने तो राइटवर्ड याद कराया था, भाई सिंपल सी बात है, राइटवर्ड को अपवर्ड भी तो कहते हो। जब डिमांड कर्व आपका ये मान लो D1 था, ये अपवर्ड गया तो ये राइटवर्ड भी तो गया। अब दिमाग में दो बातें ध्यान रख लो, राइटवर्ड अपवर्ड एक ही बात है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड एक ही बात है। तो याद है, फॉरवर्ड आ जाए, राइट अपवर्ड आ जाए, राइटवर्ड आ जाए, वन इन द सेम थिंग। तो यहां पे क्या बोला? जब डिमांड कर्व अपवर्ड कर रहा है इट इज कॉल्ड। और अच्छा ये बताओ राइटवर्ड शिफ्टिंग होती कब है? इंक्रीज इन डिमांड में होती है। तो आंसर इंक्रीज इन डिमांड है ना भाई। कहते हैं डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया टू द राइट, यानी राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गई। राइटवर्ड शिफ्टिंग कब होती है? जब डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज इन डिमांड। यही लेफ्टवर्ड लिखा होता तो आंसर क्या आ जाता? डिक्रीज इन डिमांड। तो आंसर इज इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर? शिफ्टिंग एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होती है, वहां पे मूवमेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है? शिफ्टिंग इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो साथ साथ समझ आता जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं हम। तो इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड फॉर पेप्सी एंड 7 अप इज कॉल्ड, पेप्सी 7 अप क्या है भैया? सब्स्टिट्यूट गुड। और सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो बेटा इसका आंसर क्या है? B is the answer. It is a competitive demand. भाई सब्स्टिट्यूट में आपस में कंपटीशन होता है ना, इसीलिए इनकी डिमांड को क्या बोलते हैं? कंपिटिटिव डिमांड बोलते हैं। ओके, द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड्स आर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान समझ लेना। कहता है जो हमारी एक्सेप्शंस होती है ना लॉ ऑफ डिमांड की, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। ओके, applicable to individual consumer but rarely to market demand curve, genuine and real, result of wrong understanding. My dear, answer is B. याद रखिएगा जो exceptions होती हैं these are for individual not for the market. तो याद रखेंगे applicable to individual demand curve but rarely to market demand curve. देखो ना, जैसे एक आइटम की प्राइस बढ़ती है, साथ साथ मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड कम नहीं हुई, तो ये मेरे लिए एक्सेप्शन है। सारी मार्केट के लिए थोड़ा ऐसा हुआ, मार्केट में तो प्राइस बढ़ेगी, उस आइटम की डिमांड गिरेगी गिरेगी। तो माइंड वन थिंग, एक्सेप्शंस आर फॉर द इंडिविजुअल नॉट फॉर द मार्केट। क्लियर? तो बी इज द आंसर। अब आता है सर, व्हेन प्राइस ऑफ ए नॉर्मल गुड फॉल्स मोर ऑफ इट परचेज बिकॉज ऑफ, जब एक आइटम की प्राइस गिरती है तो ज्यादा क्यों खरीदते हैं? भाई देखो डेफिनेटली आपने लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेस किए थे ना, तो ये रिमेंबर, वन कॉज वाज इनकम इफेक्ट, सेकंड वाज द सफिशिएंट इफेक्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पर? सी। भाई डेफिनेटली जब एक आइटम की प्राइस गिरती है तो लोग, हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है तो लोग डिमांड बढ़ाते हैं, दैट इज इनकम इफेक्ट। और जब प्राइस कम हो जाती है सब्स्टिट्यूट कस्टमर उसके पास आ जाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यानी डिमांड को बढ़ाने में दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं, इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। तो आंसर क्या आएगा? बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ऑलरेडी कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किए हुए हैं, तो ये कॉजेज ही तो है कि डिमांड बढ़ी प्राइस कम होने पर, क्यों? बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर मेरे बच्चे? डाउट तो नहीं कोई? देखो छोटी छोटी बातें याद रखनी है सीयूटी की तैयारी करते हुए, हमें मेन ऑब्जेक्टिव चीजें चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्टडी चाहिए। If new demand curve shift downward to left hand side, it is, अब नया डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया? डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड। तो ये क्या है भैया? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो रही है डिमांड कर्व की। कब होती है?
जब डिमांड डिक्रीज होती है तो आई थिंक ये तो मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे, आंसर इज डिक्रीज इन डिमांड। भाई सिंपल सी बात है ना, डिमांड को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड, तो क्या हो रहा है ये, डिक्रीज इन डिमांड। अब आता है सर, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व आर द सेम एज। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं भाई, जब से आपको बताता जा रहा हूं, हम इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। हाँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही बोलते हैं, माइंड वन थिंग ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, और इन दोनों में क्या होती है मूवमेंट, एक में राइटवर्ड होती है, एक में लेफ्टवर्ड होती है, तो वी आल्सो कॉल इट मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। देन अदर थिंग इक्वल, डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। अब आपने बताना इनमें से कौन सा फैक्टर है जिससे डिक्रीज इन डिमांड होने वाली है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, सब इनकम का इफेक्ट देखेंगे। अ फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, यस डेफिनेटली, जब इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी, ए आंसर हो सकता है, लेकिन बी सी डी को भी देख लेते हैं। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ना। अ राइज इन द इनकम, ना, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। अ राइज इन प्राइस, ना, प्राइस की बात तो हम करते ही नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, तो डेफिनेटली हमें प्राइस को तो देखना ही नहीं है। तो फैक्टर कौन सा था, ओनली फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम गिरेगी डिमांड गिरेगी, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। क्लियर, ये प्राइस के कारण तो बेटा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, इंक्रीज डिक्रीज में इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। देन when we say that a demand curve for a consumer slopes downward to the right, we mean that, जब हम कहते हैं ना कंज्यूमर का डिमांड का स्लोप कैसा कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये शो कर रहा है कि जब उसकी प्राइस गिरेगी तो हम उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो मैंने बोला ना डिमांड कर्व कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, यानी नेगेटिवली स्लोप है। क्यों होता है नेगेटिवली स्लोप, मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी बॉट एज पॉपुलेशन, ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड कमोडिटी विल बी डिमांडेड इनकम, ना, ये भी नहीं है, क्योंकि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिवली स्लोप है। क्या बताया था, डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्यों होती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो यहाँ पे देख लो आंसर क्या है, ना सब्स्टिट्यूट वाली बात भी नहीं होगी, आंसर इज ओनली माय डियर डी, कमोडिटी विल बी डिमांडेड मोर एज इट्स ओन प्राइस फॉल्स। ध्यान रखेंगे, कमोडिटी की डिमांड तभी बढ़ रही है जब प्राइस गिर रही है, और इसीलिए वो किधर जा रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। क्लियर मेरा बच्चा। अब ये CUT 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। ड्यू टू राइज इन पेट्रोल प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी, देयर हैज बीन डिक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल एंड कार आर कंसीडर्ड टू बी, यस, वैसे ही पूछ लेते टीचर, बच्चा बता देता भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। पेट्रोल और कार क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे ही पेट्रोल की हमारे देखा पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो उनकी जो हमने देखा ऑटोमोबाइल्स की डिमांड गिर गई, जैसे कारों की डिमांड गिर गई, तो डेफिनेटली पेट्रोल और कार क्या है, दैट इज माय डियर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, आंसर इज बी। असर्शन रीजनिंग ध्यान दीजिएगा, when there is upward movement along demand curve, it is called expansion in demand. So upward movement हो रही है, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड। अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया लेफ्टवर्ड मूवमेंट, और ये कब होती है, कॉन्ट्रैक्शन में, और यहां क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन, तो ए इज रॉन्ग। चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड लीड्स टू मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये ठीक है, जब आपकी अपनी प्राइस में चेंज होता है, डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड मूवमेंट, गिरेगी तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग, तो रीजन इज करेक्ट। तो यहां पे आंसर आएगा मेरे बच्चे, ए इज फॉल्स but R is true, D is the answer। A is false क्यों है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, इन केस ऑफ कंट्रैक्शन, इज इट क्लियर, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, नॉट द अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर बच्चा, तो आंसर इसका क्या है, A is false, R is true। अच्छा, 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया डिमांड में से, वो भी देख लीजिए। अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड from left to right due to, हाँ जी, substitution effect, diminishing minority, income effect, all of these। तो my dear, I think 1 मिनट से पहले आंसर याद हो गया, कॉजेज तो पूछे हैं भैया, तो कौन से होते हैं कॉजेज, तीनों के तीनों कॉजेज है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यानी अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं,
थोड़ा एक पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है सीयूटी क्लियर करना। तो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ, क्या है, सिंपल, कॉज इज द प्लॉट डिमांड ही तो पूछे। देन which of the following pair of commodity is an example of substitute good? भाई इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या? सब्स्टिट्यूट गुड का कौन सा एग्जांपल है भैया? पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, पेट्रोल एंड कार ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल ये है भैया सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सिर पे तेल लगाना हो, नहीं मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल तो कोकोनट ऑयल लगा लेंगे। सब्जी कई बार कोकोनट ऑयल में नहीं बनाई तो मस्टर्ड ऑयल में बना ली। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में, ज्यादा टफ नहीं आते हैं, लेकिन चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, पूरा रिव्यू होना चाहिए ताकि हम अच्छे से आंसर कर सके। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर नहीं किया है अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप किसी भी समय मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, लाइव सेशन था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप लोग डिटेल में इस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक में जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो बच्चे मिलते हैं ब्रेक के बाद।